तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 2 करने वाले हैं और इसमें हम लोग कर रहे हैं एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज। जितने भी क्वेश्चंस जीएस के पिछली बार जितनी भी मतलब एसएससी के क्वेश्चंस हुए थे, 36 की 36 शिफ्ट हुई थी पिछली बार एसएससी सीजीएल में। तो उन सब में जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए थे ना, हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हर शिफ्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक एक करके सभी को सॉल्व कर रहे हैं, सभी के बारे में डिटेल से जान रहे हैं। और अगर आप लोग इस सीरीज को पूरा कर लोगे तो आप लोगों को जीएस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, चलो। तो क्लास 1 कल हो चुकी है, काफी अच्छी रही, काफी सारे लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने नहीं देखी, तो वो लोग धीरे धीरे करके आप लोग देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने देखी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो देखो एक कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को कितनी पसंद आई है। और चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 2 है, क्लास 1 जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास 1 जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलो ओके, पहला क्वेश्चन है कि विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ये है आइट्रस कॉजेज अ येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड द वाइट्स ऑफ योर आईज। देखो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से आपकी जो आंखें होती हैं ना, आपकी आंखों में, देखो आंखों में ये जो एरिया होता है ना, व्हाइट होता है और बीच वाला ब्लैक होता है ना। तो ये जो व्हाइट वाला एरिया ना, वो कह रहा है कि वो येलोइंग हो जाता है, यानी कि येलो हो जाता है। तो देखो ये जो बीमारी है ना, इसको बोला जाता है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है। तो देखो इस बीमारी को बोला जाता है जॉन्डिस, ठीक है ना, इस बीमारी को बोला जाता है जॉन्डिस। हिंदी में इसको बोला जाता है पीलिया। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है ना, तो उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, उसके हाथ भी पीले हो जाते हैं, उसको मतलब शरीर पूरा ना पीला पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, ये जो बीमारी है ना, ये आप लोगों का जो लीवर होता है ना, ये लीवर की बीमारी है। अच्छा, ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। धीरे धीरे करके पीलिया जब बढ़ता है ना, तो आपके जो ब्लड है ना, वो ब्लड एक तरीके से कह सकते हो कि इम्प्योर होने लगता है, और जिसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। जो आपका अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज, और लीवर जो है ना, वो काफी सारे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट वगैरह फूल सकता है, और एट द एंड मतलब काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति भी हो सकती है। तो ये एक लीवर से संबंधित बीमारी है। ठीक है, अगर हम बात करें देखो ये कि इचिथ्योसिस, तो ये क्या होता है। तो देखो ये एक जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर है, ये स्किन से संबंधित बीमारी है, ये स्किन डिसऑर्डर है। अब ये स्किन डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, मतलब जो स्किन है ना वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका कोई पीलेपन से रिलेटेड तो है नहीं, तो इसलिए ये होगा नहीं। अच्छा, एक्जिमा की एक क्रीम भी आती है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक्जिमा की क्रीम किस लिए आती है, तो खुजली के लिए आती है। तो बिल्कुल ये भी एक स्किन से रिलेटेड डिजीज है, और इसमें भी क्या होता है कि शरीर पे ना पीले नहीं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है, स्किन पे। अच्छा पेम्फिकस ये क्या होता है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर आप लोगों का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अच्छा, कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये भी स्किन का डिजीज है, मतलब ये भी स्किन से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है ना, वो बिल्कुल एक तरीके से, जैसे आप ये मान सकते हो कि अगर आप लोगों ने देखा हो कुछ लोगों में कि बहुत ज्यादा खाल सी उतरने लगती है, मतलब एक तरह से बिल्कुल खाल इतनी कमजोर, इतनी पतली होती है कि बहुत ज्यादा उतरती है। तो ये बीमारी उस तरीके की बीमारी है जी, उस तरीके की बीमारी होती है। तो ये भी स्किन से संबंधित, तो इसका भी जैसे यहाँ पर दिया गया कि जो आंखें लाल हो जाती, पीली हो जाती है ना, तो इससे इसका रिलेशन कोई नहीं है। तो इसीलिए इसका जो एक मात्र आंसर होगा ना, वो ये होगा जॉन्डिस, पीलिया। क्लियर है। चलो अगला है, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वो चिटगांव आर्मरी रेड कंडक्टेड। तो देखो चिटगांव आर्मरी रेड कंडक्टेड कब हुई थी, तो ये देखो ये हुआ था इंसिडेंट 1930 में। चिटगांव जो इस समय पर तो बांग्लादेश में आता है, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1930 की। तब ना तो पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था, उस समय पर ये संपूर्ण एक पार्ट था भारत का, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भारत था। तो तब उस समय पर काफी सारे मतलब क्रांतिकारी आंदोलन चलते थे। तो उसी में से एक क्रांतिकारी आंदोलन ये था कि चिटगांव आर्मरी रेड आंदोलन ये हुआ था। ठीक है, इसको लीड किया था सूर्यसेन जी ने। ठीक है, सूर्यसेन ने इनको लीड किया था, और इनका जो प्लान था ना, वो ये था कि हम ब्रिटिश हुकूमत के जो कारखाने हैं ना आर्मरी के, मतलब जहाँ पर गन वगैरह का भंडारण रखा रहता है, उन पर हम कब्जा कर लेंगे, उनको हम लूट लेंगे। और ये इसमें सफल भी रहे थे। इन्होंने 2 हथियार खाने लूट लिए थे, जिसमें इन्होंने सोचा था कि ये ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करेंगे। तो इनकी पूरी पुरजोर कोशिश रही थी यहाँ पर, और इन्होंने इसका नेतृत्व किया। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखनी कि इनका एक नाम और था, इन्हें इतिहास में मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर दा।
क्लियर है, इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो रास बिहारी बोस, तो इन्हें INA यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल सॉरी इंडियन नेशनल क्या बोलते हैं उसे, एक सेकंड इंडियन नेशनल नहीं कुछ गलत हो गया, एक सेकंड, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना, हाँ INA भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, हाँ इंडियन नेशनल आर्म फोर्स, हाँ मैं सॉरी ए भूल गया था, तो इंडियन नेशनल आर्म फोर्स, इसका गठन करने में इन्होंने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, इन्होंने दिल्ली षड्यंत्र और भी कई सारी मतलब उनमें पार्ट लिया है, ठीक है। और इन्हें साथ ही साथ ना एक जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है वो ये है कि इन्हें जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन इस खिताब से भी नवाजा था, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से एग्जाम में हो सकता है इस बार पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसको दिया गया था, तो वो रास बिहारी बोस जी को दिया गया था, ठीक है। बादल गुप्ता के बारे में बात करें तो देखो बादल गुप्ता भी ना चिटगांव आंदोलन से ही संबंधित थे, मतलब ये जो आर्मरी रेड जो की गई थी ना वो इसमें ये इंक्लूड थे, लेकिन ये एक क्रांतिकारी थे, मतलब ये नेता नहीं थे। यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी लीडरशिप में हुआ था, इनके नेता कौन था, तो नेता सूर्य सेन थे, लेकिन ये भी मतलब क्रांतिकारी थे, उसमें उनसे ही संबंधित थे। अच्छा, हेमू कलानी, ये सिंध प्रांत के नेता थे, मतलब सिंध जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है लेकिन पहले वो भारत का ही पार्ट था, ठीक है। तो ये सिंध प्रांत के नेता थे, तो इनका कोई इससे लेना देना नहीं है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। क्लियर, चलो थर्ड पे पढ़ते हैं। देखो अगर किसी क्वेश्चन में या किसी चीज में अगर आप लोगों को डाउट हो या कुछ चीज रह जाए ना तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि गोविंद जी नर्तला नृत्यालय नर्तनालय क्या लिखा है यार इन लोगों ने, क्या पूछती है एसएससी पता नहीं, नर्तनालय, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में है। ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है कि कोई सी चीज कहाँ पर है, तो आप लोगों को बेसिकली इसी चीज से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हो कि मणिपुर में, अगर पूछे तो इम्फाल में है। अच्छा, हो सकता है कि इस बार पूछे कि इसका फाउंडेशन किसने किया था, तो इनका फाउंडेशन जो था वो गुरु विपिन सिंह ने किया था, गुरु विपिन सिंह जी ने किया था। क्लियर, चलो अगला बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम ऑफ सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड ग्रांटिंग विशेष। देखो ये होती है छठ पूजा, काफी ज्यादा मतलब बिहार, झारखंड और ये जो पूर्वांचल का एरिया है उसके साथ साथ कुछ नेपाल के जो एरिया है ना वहां पर एक काफी धूमधाम से मनाया जाता है, और खास करके बिहार में काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये पूजा जो होती है ना वो कार्तिक शुल्क में होती है, कार्तिक शुल्क की शायद देखो मैं शायद बोल रहा हूँ, छठवीं या सप्तमी के दिन होती है, ठीक है। और व्रत रखा जाता है, काफी सारी चीजें मतलब काफी अच्छी मतलब काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब बोला ये जाता है कि जैसे देश में दिवाली मनाई जाती है ना उसी तरीके से बिहार में छठ मनाई जाती है, काफी अमेजिंग तरीके से मनाई जाती है, मतलब काफी अच्छी तरीके से। इसमें मतलब सुबह और शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है पानी में, मतलब एक तालाब होता है, तालाब हो, पानी हो, नदी हो, जो भी हो, मतलब जिस एरिया में जहाँ जैसी सुविधा है वहां में पानी में खड़े होकर ये अर्घ वगैरह दिया जाता है, तो इस तरीके से होता है। अच्छा ठीक है, विश्वकर्मा पूजा के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा तो भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में की जाती है, भगवान विश्वकर्मा, ठीक है, जिन्हें गॉडेस ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग बोला जाता है। और इस मतलब जिस दिन विश्वकर्मा पूजा होती है ना उस दिन जितने भी मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मजदूर लोग होते हैं या वो मतलब मजदूर लोग होते हैं ना तो वो अपने औजारों की पूजा करते हैं इस दिन, ठीक है। तो इसका कोई जैसे इसमें दिया है ना कि सन गॉड और वाइफ उनकी उषा उससे रिलेशन नहीं है, मतलब सन से रिलेटेड या सूर्य की पूजा से रिलेटेड कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा ये क्या है, मडाई फेस्टिवल। तो देखो मडाई फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये छत्तीसगढ़ मनाया जाता है। मडाई फेस्टिवल जो है ना ये छत्तीसगढ़ मनाया जाता है, और ये किस द्वारा मनाया जाता है, तो वहां पर जो लोकल ट्राइब्स है ना उन द्वारा मनाया जाता है, ओके। और ये उनकी जो मतलब कह सकते हो कि जो उनकी मतलब जो उनकी लोक देवता है ना, देवता हैं, देवी हैं, उनके लिए मनाया जाता है, ठीक है। देवता और देवी है ना ये उनके लिए मनाया जाता है, ना कि सूर्य से रिलेटेड इसका भी कोई संबंध नहीं। अच्छा, सौरभ सप्तरा, ये एक तरीके से बिहार में एक ना दूलों का मेला लगता था, या भी लगता है, दूलों का मेला लगता है, ठीक है ना, तो ये उससे रिलेटेड, तो इसका भी कोई सूर्य पूजा से लेना देना है नहीं, तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है वो है छठ पूजा, तो वही आंसर इसका सही है, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन हैपेंड टू बी द फर्स्ट रॉयल inscription of early India composed
तो देखो इसके बारे में ना मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था, ये ऐसा एक क्वेश्चन कल भी पूछा गया था जिसमें ये पूछा गया था कि सुदर्शन लेक का जो एक तरीके से जो उसका पुनर्निर्माण था, जो उसका सुधार था, वो किसके द्वारा कराया गया था। तो वहां पर ऑप्शन में दिया गया था रुद्रदमन, तो रुद्रदमन में कराया गया था। और आज की मतलब अगले ही दिन मतलब उसी दिन की दूसरी शिफ्ट में यहाँ पर ये मतलब इसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो हुआ था ना वो कहाँ पर हुआ था, तो ये गिरनार में हुआ था। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आज भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि देखो सुदर्शन लेक जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य, एक सेकेंड, देखो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी। और ये किसको मतलब इस द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन इनके गवर्नर ने इसको बनवाया था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आप लोगों को गवर्नर का नाम पूछ ले, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके चलो, तो ये गिरनार गुजरात में मौजूद है। ठीक है, अच्छा अगला है द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 से 1308 एडी में वाज लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अच्छा तो देखो ये पूछा गया है कि आखिरकार जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो साउथ का कैंपेन किया था पहला, वो कौन सी जगह का किया था, तो वो क्या था, देवगिरी का, वो किया था देवगिरी का। अच्छा देवगिरी का किया था, तो देवगिरी के बारे मतलब इससे रिलेटेड कुछ चीजें और जान लेते हैं हम लोग। तो देखो देवगिरी का जो किया था ना, तो यहाँ पर देखो ये गया तो था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन जो आक्रमण था ना वो इसने नहीं किया था, वो इसके मलिक गफूर, गफूर है या कपूर है, गफूर था। ठीक है, मलिक गफूर, उसने आक्रमण किया था और ये विजय भी रहा था, मतलब ये जीत गया था। अच्छा किया क्या होता है इसने, तो देखो नॉर्थ जीतने के बाद ना ये लोग साउथ की तरफ बढ़ने लगे थे, जितने भी मुगल काल के थे, सॉरी मुगल काल के मैं कह रहा हूँ, ये दिल्ली सल्तनत के जो थे ये लोग साउथ की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि वहां पर सोना चांदी काफी ज्यादा था, उनसे इनको धन लूटना था। ठीक है ना, धन लूटना था, पैसा था, कर चाहिए था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने इस तरीके से किया। क्लियर है आप लोगों को यहाँ पर। देखो कोई भी अगर डाउट हुआ करे ना तो आप लोग यहाँ पर पूछ लिया करो। ठीक है ना, क्वेश्चन में मतलब आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करो। अच्छा उस समय पर अगर आप लोगों से डिटेल में थोड़ा और पूछ लीजिए ना, तो यहाँ पर उस समय पर यादव वंश का राज था। ठीक है, अच्छा ये बाकी के गलत क्यों है, ये तीनों गलत क्यों है, तो देखो यहाँ पर ना ये पूछा गया कि फर्स्ट कौन सा था, तो फर्स्ट तो देवगिरी था। अच्छा सेकंड कौन सा था, तो ये सेकंड था, तो इसीलिए ये गलत है। वारंगल इसीलिए गलत है यहाँ पर। और वारंगल में उस समय पर जब इसने मतलब यहाँ करने के बाद ना देवगिरी जीतने के बाद फिर ये वारंगल चला गया। यहाँ पर काकतीय वंश का राज था, सॉरी काकतीय वंश का राज था। ठीक है ना, इसको हराने के बाद फिर ये यहाँ पर चला गया थर्ड में। ठीक है, यहां पर होयसाल वंश का राज था। ठीक है, इसको जीतने के बाद ये मदुरई चला गया, ये पांडे वंश की राजधानी थी। अगर आप लोग याद हो कल के क्वेश्चन बल्कि पेपर में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था। ठीक है, ये पांडे वंश की राजधानी थी। अच्छा पांडे वंश की राजधानी थी, तो ये इसका अंतिम अभियान था, लास्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को रिलेट करके पढ़ना है। देखो बाकी सारी चीजें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार बाकी के अगर हमने हमारे गलत है तो कैसे गलत है, तो एलिमिनेट करने के लिए भी आप लोगों को कई सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ टेट्रा, अच्छा टेट्राई ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, देखो एल्कोहल है तो यहाँ पर देखो OL तो आएगा ही आएगा, तो देखो OL इसमें भी, OL इसमें भी, OL इसमें भी, तो ये चारों ही में है, तो OL ऐसे तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है, देखो IUPAC जो है ना, इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो होता क्या है ना कि वैज्ञानिकों ने ना जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके ना नाम दिए हैं ताकि उनको समझने में आसानी रहे। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये क्लास 8th के बच्चे हैं, तो किसी व्यक्ति को समझने में आसानी होगी कि देखो इनका स्टैंडर्ड क्या होगा, कि इनको स्टैंडर्ड 8th क्लास वाला होगा। ठीक है, जैसे ये 10th क्लास का हो गया, ये 12th क्लास का हो गया, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई इनको अगर सवाल पूछना है तो किस तरीके से पूछना है। ठीक है, तो इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने इन सबके अलग अलग नाम रख दिए हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो हमें पता हो कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या ये पूरी कर पाएंगे या नहीं, तो वो सारी चीजें हों, तो इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इनके नाम रखे हैं। ठीक है, अच्छा स्पेस है क्या हमारे पास, नहीं, अच्छा ठीक है, मैं आपको यही बता देता हूँ। तो देखो इसमें ना कई तरीके की चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम लोग ये IUPAC नाम जो है ना वो बनाते हैं। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि भाई इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, और आप लोग बना भी सकते हो। ठीक है ना, इसको बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों को अभी बताऊं या फिर बाद में किसी क्लास में, देखो ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, क्योंकि वैसे इसका थोड़ा सा ना लॉन्ग फॉर्मेट रहता है कि आखिरकार किस तरीके से बनाया जाता है। ओके देखो चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि देखो इसमें ना
कार्बन की चेन को निकालते हैं, उसके बाद इसके ग्रुप को निकालते हैं कि आखिरकार कौन सा ग्रुप है, उसके बाद इसमें मतलब एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि कार्बन की नंबरिंग देते हैं, फिर हम इसमें ग्रुप देखते हैं कि कौन सा मिथाइल है, एल्डिहाइड है, या कौन कौन से ग्रुप हैं, उस तरीके से देखते हैं, फिर इसका कंपोनेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो है ना, इसका जो बनता है वो ऐसे बनता है कुछ CH3C और CH3 का होल ट्वाइस और ये OH, ठीक है ना। तो ये पूरा बनता है, क्लियर है। तो ये OH इसका ग्रुप है, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो OL लगता है, तो इसमें OL लग जाएगा। साथ साथ देखो इसमें ना, ये देख रहे हो आप लोग, ये होता है मिथाइल, और इसमें 2 हैं तो इसमें आ गया 2 मिथाइल, तो इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। बाकी देखो ये प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब होता है 3, ठीक है ना, 3 होता है, तो 3 इसमें कार्बन के कंपोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर 3 है। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा नाम बनाया जाता है। देखो अभी हो सकता है कि आप लोगों को पूरा समझ में नहीं आया होगा ये नाम बनाना, ठीक है। मैं फर्दर किसी केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों को इसको डिटेल में समझा दूंगा जब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्लियर है। तो अभी के लिए आप लोग ये समझ सकते हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड ऑफ मनी। देखो काफी सिंपल है ये चीज। देखो जब भी ऐसे समझ सकते हैं आप लोग सिंपली, तो ये इनवर्स होता है, ठीक है ना, ये इनवर्स होता है, ये आप लोगों को पता चल गया। अच्छा कैसे होता है वो मैं आप लोग समझता हूँ। ऐसे समझो कि जब भी ना ब्याज की दर बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, तो डिमांड ऑफ सप्लाई है ना, जो डिमांड ऑफ सप्लाई है, सॉरी डिमांड ऑफ मनी है, ये अपने आप नीचे आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है मान लो 6% का, ठीक है, बैंक मान लो 6% का इंटरेस्ट दे रही है, तो सभी लोग लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। अभी मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 8% कर दिया जाएगा, तो हर कोई नहीं लेगा। हो सकता है कि लोन पहले मान लो 100 लोग ले रहे थे, तो अब हो सकता है 60 लोग ही लोन लें, क्योंकि लोन महंगा हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको थोड़ा इन्वर्स कर देते हैं, मतलब बिल्कुल मतलब उल्टा कर देते हैं कि अगर मान लो इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, जैसे मान लो 6 है और 6 पे 100 लोग लोन ले रहे हैं, अब मान लो इंटरेस्ट रेट हमने कर दिए 4%, तो अभी क्या होगा कि लोन लेने वालों की संख्या हो सकता है 120 हो जाए, हो सकता है 150 हो जाए, क्योंकि जब लोन सस्ता हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग लेना चाहेंगे, और जब लोन महंगा हो जाएगा तो थोड़े कम लोग लेना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को अपना बजट भी देखना है। तो इसीलिए इनके बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है, क्लियर है। अगला है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स। सिंपल सी चीज है कि जब इलेक्ट्रिसिटी यानी H2O में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम पास करा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ना, ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। एक सेकंड, ओके, इसमें इरेजर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। देखो ठीक है, तो ये एक गैस बन गई, ये 2 गैस बन गई, यानी कि इसमें हो गया डीकम्पोजिशन, यानी कि हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसका अपघटन हो गया, ये टूट गया, दो जगह में टूट गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि जब एक कोई मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अगर इससे क्या होता कि जैसे मान लो 2 इसमें यौगिक पड़े होते, कोई एक जैसे मान लो तेल और पानी पड़े हैं, और अगर मैं करंट डालूं उसमें तो तेल और पानी अलग अलग हो जाए, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है कि मान लो उसमें 2 कोई यौगिक पड़े हुए हैं, 2 से ज्यादा यौगिक पड़े हुए हैं, और उसमें करंट डाला वो अलग अलग हो गए, तो वो हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन होता है कि भाई जब 2 मिलके एक बन जाते हैं, जैसे कि अगर मैं पानी है, पानी में मान लो मैं नमक डाल देता हूं, तो उसको अगर घोल देता हूं तो वो एक बन जाता है। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए यहां पर डीकम्पोजिशन इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो अगला है कि विच म्यूजिक कंपोजर डुओ वाज ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड इन द ईयर ऑफ 2022। तो देखो ये आनंद मिलिंद को मिला था। तो ये एक करंट अफेयर से संबंधित सवाल समझ लो, या किस तरीके से सवाल, मतलब यार कई बार ना एसएससी ऐसे सवाल पूछती है कि जिसका ना तो कोई समझा सकता है, ना पढ़ा सकता है, ना कुछ कर सकते हैं। अब देखो ये 2020 का सवाल पूछा है कि 2020 में लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के सीजीएल में। अब मतलब बच्चा कैसे याद रखे, तो कुछ क्वेश्चन समझ लो ऐसे होते हैं ना जिनको छोड़ना ही आप लोगों को ज्यादा आसान रहता है, क्लियर। अच्छा अगला पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो नेचर की यूनिट क्या होगी? इकोसिस्टम होगा। देखो व्हीकल का नेचर से कोई लेना देना है नहीं। ह्यूमंस और प्लांट्स की बात करें तो देखो ये सब इसी के पार्ट होते हैं, इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस भी इकोसिस्टम में आते हैं, नेचर में आते हैं, और प्लांट भी नेचर में आते हैं। इकोसिस्टम इन सब से मिलकर बना होता है, ह्यूमन और प्लांट से। क्लियर। चलो अगला देखो, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड एंड टांका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये राजस्थान में किया जाता है, क्योंकि वहां पर पानी की थोड़ी कमी रहती है, बहुत ज्यादा नदियां वहां पर नहीं है, तो इसीलिए वहां पर कुंड, ये देखो इस तरीके से कुंड बना लिए जाते हैं, जिनसे कि बाद में इसमें पानी स्टोर कर लिया जाता है, और बाद में जब जरूरत पड़ती है तो इनसे पानी बाहर खेतों में डाला जाता है, जिससे कि मतलब हार्वेस्टिंग की जाती है। जब बारिश पड़ती है तो इनमें पानी जो है ना, सॉरी यहाँ नहीं, यार थोड़ा काम नहीं कर रहा, क्या हो गया, एक सेकंड।
हाँ अब ठीक है। देखो, तो जब बारिश पड़ती है ना तो इसमें पानी जमा हो जाता है और बाद में जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से पानी ले लिया जाता है इस तरीके से। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये राजस्थान में यूज किया जाता है। बाकी देखो आंध्र प्रदेश वगैरह में और यूपी में तो काफी ज्यादा नदियां हैं, तो वहां पर उनसे पानी मतलब यूज किया जाता है। वहां पर भी बनाए जाते हैं, तालाब है, नदी है, इस तरीके से पानी की सिंचाई की जाती है। साथ साथ जो बोरवेल वगैरह की जाती है वो भी की जाती हैं। ठीक है ना। पंजाब में काफी सारी नदियां हैं, उनसे हार्वेस्टिंग की जाती है, वहां पर भी कई सारे कुंड और वो बनाए जाते हैं। लेकिन खास करके जो है ना वो राजस्थान में बनाए जाते हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कुछ इस तरीके के होते हैं। क्लियर? देखो अगला है द इनॉग्रल मैच, इनकी सबसे पहला जो मैच खेला गया था वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में क्रिकेट, ये महिलाओं का आईपीएल है। ठीक है, वुमेन्स आईपीएल है ये। ठीक है, जो खेला गया था 2023 में सबसे पहला मैच जो खेला गया था वो किस वेन्यू पे खेला गया था? तो ये मुंबई में खेला गया था। खास करके अगर मैं बात करूं तो ये नवी मुंबई में खेला गया था। ठीक है, नवी मुंबई में खेला गया था 2023 में। ये पहला सीजन था, फर्स्ट सीजन था। ठीक है ना, और इसको जीता था मुंबई ने ही जीता था। ठीक है, मुंबई नहीं जीता था। अच्छा, सेकंड सीजन जो 2024 में हुआ ना उसको जीता था बेंगलुरु ने। मतलब पुरुष टीम तो अभी तक आईपीएल नहीं जीत पाई, लेकिन हाँ महिला टीम ने दूसरे ही आईपीएल को जीत लिया है बेंगलुरु ने। ठीक है, इस साल काफी अच्छा खेल रही है, देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा, इस साल वाला जो है ना वो भी हो चुका है 2025 वाला। ठीक है ना, इसका जो इनॉग्रल मैच हुआ था ना वो हुआ था वडोदरा में। ठीक है ना, वडोदरा में हुआ था और ये जीता है किसने? ये फिर से मुंबई ने जीता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज और याद रखना कि इसमें किसको हरा कर जीता है? दिल्ली को हरा कर जीता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि बेंगलुरु ने भी दिल्ली को हरा कर जीता था और पहले सीजन में मुंबई ने भी यहाँ पर दिल्ली को ही हराकर फाइनल जीता था। मतलब दिल्ली की किस्मत इतनी खराब है, पहले सीजन में भी फाइनल में हार गई, दूसरे सीजन में भी फाइनल में हार गई और तीसरे सीजन में भी फाइनल में हार गई। तो मतलब क्या ही कर सकते हैं दिल्ली के बारे में। क्लियर है? तो इतना आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अच्छा आप लोग बताओ कि ये जो फाइनल था ना ये किस वेन्यू पे हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताना नीचे। चलो अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो नॉट करेक्ट है, मतलब जो करेक्ट नहीं। अच्छा, बात करते हैं, देखो दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही करते हैं, उसी के लिए डीपीएसपी बनाई गई है कि जो राज्य है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करें, उसके लिए डीपीएसपी है। तो ये तो सही बात है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता ना क्योंकि नॉट पूछा है। अच्छा, ये वाला क्यों है गलत है? तो देखो दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, सही बात है, ये गवर्नेंस करने के लिए गाइडलाइंस जारी करते हैं, सही बात है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, सही बात है, ये गवर्नमेंट को एक तरीके से बताते हैं कि भाई वेलफेयर के लिए इतने सारे काम करने चाहिए, सही बात है, तो इसलिए भी है। अच्छा, ये दिया गया है दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। देखो ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब जैसे इसमें बोला गया है कि राज्य जो है ना वो काम मतलब लोगों को काम देगा, मतलब काम करवाने के लिए काम, मतलब राज्य में कार्य की अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाएगी, राज्य में लोगों को कार्य दिया जाएगा, कार्य इतना जैसे वेजेस वगैरह के लिए, मतलब उनको रोजगार दिया जाएगा, ये सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई राज्य आपको काम नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट चले जाओगे, नहीं नहीं भाई डीपीएसपी में लिखा हुआ है हमें दिया जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखो हो सकता है किसी राज्य के पास पैसा ज्यादा है तो वो हो सकता है आपको पैसा ज्यादा दे रहा है, किसी राज्य के पास पैसा कम है तो हो सकता है वो पैसा कम दे, किसी राज्य के पास फैक्ट्रीज ज्यादा है तो हो सकता है वो ज्यादा जनता को रोजगार दे दे, किसी राज्य के पास फैक्ट्रीज कम है तो हो सकता है वो कम रोजगार दे। ठीक है, तो इस वजह से इनको नॉन जस्टिबल रखा गया, मतलब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। जैसे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है, मतलब कोई छीनता है आपसे, तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर पूछा गया नॉट करेक्ट, तो ये वाला नॉट करेक्ट होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ पेनिनसुलर इंडिया, यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप लोगों को शायद ज्यादा पता हो या ना पता हो। देखो जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम होती है जो एक तरीके से जेट की स्पीड से भी तेज उड़ती है, मतलब 200-250 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भी तेज चलती है ना, उनको जेट स्ट्रीम बोला जाता है। अच्छा देखो ये है इंडिया का मैप। अब देखो यहाँ से हम लोग डिग्री लेना शुरू करते हैं। देखो 6 डिग्री 8 डिग्री 12 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री 12 डिग्री और 14 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया गया 14 डिग्री, ये आंसर है इसका। अच्छा क्यों है देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये देखो ये जो यहाँ से ये लाइन काट देंगे ना अगर हम, तो देखो ये होता है नीचे का जितना भी ये एरिया आप लोग देख रहे हैं ना, ये है पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा किसे प्रायद्वीपीय बोला जाता है? तो देखो जो ना 3 तरीके से समुद्र से घिरा होता है, जैसे ये पूरा समुद्र है, नीचे भी समुद्र है और इस तरफ भी समुद्र है, तो ये है प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर इंडिया में सिर्फ एक ही डिग्री आ रही है 14 डिग्री, क्योंकि देखो दूसरी अगर हम बात करें तो 24, 30 और 28 है। देखो 24, 30 और 28 है, तो देखो 24 यहाँ है, तो ये तो पेनिनसुलर इंडिया में आ नहीं रहा।
28 यहाँ है, ये भी पेनिनसुलर इंडिया में नहीं आ रहा, और 30 यहाँ है तो ये भी पेनिनसुलर इंडिया में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के आंसर तो आप लोगों का क्या है, ये। अब देखो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर चलती है जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, तो देखो ये चलती है, हम क्षोभ मंडल जो हमें दिखाई देता है वो क्षोभ मंडल होता है, लगभग जमीन से 8 से 12 किलोमीटर के आसपास, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, ठीक है ना, और उसी में चलती है जेट स्ट्रीम, उसी में जेट स्ट्रीम चलती है, जिसकी वजह से कभी कभी जहाज जो है ना, जहाज जब अगर आप लोग कभी एयरप्लेन में बैठे हो तो एरोप्लेन जब क्षोभ मंडल को क्रॉस करके ऊपर सप्ताह मंडल में जाता है ना, तो उसे कई बार झटके लगते हैं, टर्बुलेंस लगते हैं, सब लोगों को मतलब भगवान तक याद आ जाते हैं कि हाँ भाई अब तो गए, ठीक है, भगवान हमारे, वो वाली चीज आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ना जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है, क्लियर। बाकी देखो मैं आप लोगों को जिस दिन बायोलॉजी कह रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी क्लास पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोगों को और डिटेल में पढ़ाऊंगा इन जेट स्ट्रीम के बारे में, क्लियर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जेट स्ट्रीम वाला, और ठीक है। और ये मानसूनी जो हवाएं होती है ना, उस पर भी प्रभाव डालती हैं। जैसे ये गर्मी के मौसम में, कहाँ गया, ये गर्मी के मौसम में ज्यादातर यहाँ पर चलती हैं, और गर्मी के मौसम में आप लोग समझ रहे हो कि जैसे इस समय मई जून है ना, तो यहाँ पर इस समय पर जेट स्ट्रीम चल रहे होंगे, और यहाँ से जब मानसून एंटर लेता है ना यहाँ पर, तो ये उनको भी प्रभाव डालती है, कई बार स्लो कर देती हैं, कई बार डाइवर्ट कर देती हैं, तो बेमौसम बरसात भी होने लगती है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इन रूरल इंडिया, यानी कि ग्रामीण भारत में, विच स्टेट हैज अ मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो यह है हिमाचल प्रदेश में, कि यहाँ के रूरल एरिया में सबसे ज्यादा महिलाओं की फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है। देखो ये पूरा का पूरा सेंसस से रिलेटेड डेटा है। अगर देखो अभी तो नहीं है, अभी जो एग्जाम होगा ना उसमें भी शायद सेंसस से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड ना मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा, जिसमें सेंसस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे अब तक जो पूछे गए और जो आप लोगों को एक्सपेक्टेड पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 2021 में विच फॉलोइंग स्टेट्स में डिड द प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन ऑफ द राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, तो ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के भी अलीगढ़ में है, और अलीगढ़ में भी मैं आप लोगों को बता दूं तो एक लोधा गांव पड़ता है, ये वहां पर बनाई गई है, ठीक है ना। लोधा ये मैंने देखी है खुद, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये वहां पर बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि देखो मतलब मैं बात करूँ ना, यूपी में आगरा में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उस पर इतना ज्यादा लोड था ना कि बहुत मतलब एक तरीके से समझ लो यूपी में बहुत सारी जगह से जो आसपास के एरिया थे ना, कई सारे मतलब जो जिले थे, उन सब का जो भार बोझ था ना वो उसी यूनिवर्सिटी के ऊपर था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ओवरलोडेड हो रही थी और रिजल्ट लेट हो रहे थे और काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। तो इसीलिए एक दूसरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई गई है। ये पहले से एक यहाँ पर थी यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ में, लेकिन अब इसका बड़ा कैंपस बनाया गया है, तो ये उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर 2021 में बनाया गया था। अभी अगर हम बात करें 2025 में, तो ये यूनिवर्सिटी चालू हो चुकी है, मतलब अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बन रहा है, काफी सारी एरिया बन रहे हैं, लेकिन हाँ एडमिशंस यहाँ ओपन हो चुके हैं और कई सारे लोग बच्चे मतलब जो है वो पढ़ने भी लगे हैं और धीरे धीरे करके ये एक्सपेंड भी कर रही है, क्लियर। चलो अगला है कि व्हेन वाज द मदरसा ओपनड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। अब देखो कई बार ना एसएससी अजीब ही सवाल पूछता है, ये उनमें से एक है। मतलब ये इस सवाल को पूछने का क्या लॉजिक है, बच्चा मतलब आप लोग कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर तुक्का लगा के आप लोगों का ये आंसर सही हो जाए तो हो जाए, वरना ऐसे तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि आखिरकार ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा किसी भी, मतलब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, कितना भी डीप हिस्ट्री पढ़ोगे तो भी आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। तुक्के से भले ही सही हो जाए, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर का क्या मूड है, उसने ये दिया है। तो देखो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, आप लोग इसको याद रखिए, वही बहुत है, या आप लोग इसको छोड़ दीजिए। देखो इसीलिए बोला जाता है कि जीएस अनप्रेडिक्टेबल आती है, कुछ क्वेश्चन उसमें जरूर ऐसे आएंगे जो आप लोगों को छोड़ने के लिए आएंगे, मतलब आप लोगों को छोड़ देने को सॉल्व नहीं करने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीड ऑन prejudice exercise or excessive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। काफी मतलब खतरनाक सा लग रहा है ना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के कहानी ये कहती है कि यहाँ पर ये दिया गया कि कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो राज्य हैं, जो स्टेट है ना, उनके पास ये पावर है कि जो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उससे ना जो यूनियन की जो मतलब संघ ने बना के दिए हैं, मतलब जो यूनियन ने कानून वगैरह जो बनाए हैं ना,
उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर आप अपनी शक्तियों का देखो, जैसे राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संघ यानी कि यूनियन ना, उसको ज्यादा अधिकार है। मतलब अगर राज्य ने कुछ कानून बना स्टेट यूनियन ने कोई अगर कानून बना रखा है तो राज्य उसको बाईपास नहीं कर सकता है, उसको तोड़ नहीं सकता है। और राज्य अपने जो कानून के जो अपनी मतलब जो शक्तियों का इस्तेमाल है ना, वो उस तरीके से करेगा कि भाई देखो राज्य को फायदा भी होना चाहिए, लेकिन जो सेंटर गवर्नमेंट है ना उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी बात नहीं कटनी चाहिए। मतलब उसने जो कानून बना रखा है वो नहीं कटना चाहिए, उसका जो आदेश है वो नहीं कटना चाहिए। तो आखिरकार ये किस आर्टिकल में बोला गया? तो ये बोला गया आर्टिकल 257 में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग बता। अच्छा, आर्टिकल जो 123 है ना, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की, एक सेकेंड, ये जो है ये भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पावर देता है। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? अच्छा, आर्टिकल 261 ये क्या कहता है? तो ये देखो, ये कहता है कि किसी भी अगर एक राज्य की या राज्य की सरकार है या फिर वहां की अदालत है, वो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करती है ना, तो वो दूसरे राज्य सरकार द्वारा भी और दूसरे राज्य की अदालत द्वारा भी मान्य किया जाएगा। जैसे अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने बनवाया है और उसके बाद आप उसे एमपी लेकर जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम इसको बिल्कुल ही मान्य नहीं करते, ये बिल्कुल ही फर्जी है कुछ है। नहीं भाई, उनको मानना ही पड़ेगा। अगर कोर्ट ने कोई आदेश आप लोगों के लिए दिया है तो वो दूसरे राज्य की अदालत को भी मानना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये उस चीज के लिए दिया गया है। आर्टिकल 247 के बारे में बात करें तो ये देता है संसद को पावर। ये संसद को पावर देता है कि वो अतिरिक्त मतलब एडिशनल कोर्ट्स बना सकते हैं। जो इतने समय पर कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। मतलब अभी जैसे मान लो अगर कहीं मतलब एक कोर्ट है, सॉरी, कोर्ट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। मतलब कितने भी कोर्ट्स को खोला जा सकता है, सेशन कोर्ट्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, हाई कोर्ट की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो नई बिल्डिंग्स, नए कोर्ट्स, इनको बनाया जा सकता है। तो ये उनको पावर देती है। क्लियर? अच्छा, अब बढ़ते हैं 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन? तो भारत में देखो 1960 में ना ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर हाई हील्ड वेराइटी के बीजों का प्रयोग किया गया था पैदावार को बढ़ाने के लिए। और खास करके जो अनाज मतलब अनाज में अगर हम बात करें तो गेहूं और चावल, इसकी पैदावार भर भर की हुई थी उस समय पर। अच्छा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, उस समय पर इसकी पैदावार भर भर की हुई थी। और आप लोग देखते होंगे पंजाब और यूपी में आज भी इनकी फसल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इट्स अ न्यू स्ट्रेटजी इन द एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट और राइस। बिल्कुल ये सही है। यहाँ पर दिया गया है इट इज अ न्यू स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द शेयर ऑफ फॉरेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ नहीं था। इट इज न्यू स्ट्रेटजी टू यूज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का क्या ही रीजन होगा? इट इज न्यू स्ट्रेटजी टू यूज ओनली हर्बल प्रोडक्ट्स। तो हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं था, ये आधुनिक मशीनें, ठीक है, रासायनिक खाद, कीटनाशकों का इस्तेमाल, तो इस तरीके से चीजें की गई थी, उनके लिए यूज किया गया था। अच्छा, इसके जो जनक थे ना भारत में, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना, जिन्हें 2024 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आप लोगों से पूछे। क्लियर? चलो, इन 1952 में lent his voice in the form of अमर भूपाली which of the, अरे यार देखो, ये फिर वही वाला क्वेश्चन है कि जिसमें मतलब बच्चे मतलब आप लोगों ने ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो मन्ना डे है। अगर आप लोगों का तुक्के में सही हो जाए तो हो जाए, वरना इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है कि आप लोगों से पूछा जाए। ऐसा नहीं है कि देखो मन्ना डे की मृत्यु 2022 में, 23 में, 24 में हुई थी, नहीं, 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसा भी कुछ नहीं कि इनकी कोई नई एल्बम रिलीज हुई, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, हो सकता है कि एसएससी में जो एग्जामिनर है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, वो किसी दिन बैठ के इनके गाने सुन रहा होगा मस्त मजे से, तो उसे याद आएगा अच्छा चलो यार ये मेरे फेवरेट है, इनका भी एक क्वेश्चन डाल देते हैं। तो उन्होंने भी इसमें क्वेश्चन डाल दिया। बाकी देखो इससे रिलेटेड कोई मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं दे सकता। क्लियर? चलो, अगला है कि देखो इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लोस? देखो ये तो अच्छी तरीके से पता होगा, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि लू चलती है। देखो खास करके देखो, अगर इसमें नहीं मैप नहीं है, देखो जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है ना, तो वहां पर पाकिस्तान और ये जो राजस्थान, थार डेजर्ट, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं और पूरे नॉर्थ को इस हिस्से को ना, इस कवर को कवर कर लेती है। ये गर्मी में, जैसे इस समय पर मई जून में, मई मतलब अप्रैल मई जून में, इस महीने में ना काफ़ी ज़्यादा लू चलती है, जिसमें मतलब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि घर रहो, ज़्यादा बाहर मत निकलो, पानी बहुत ज़्यादा पीते रहो। और यही इस समय की गाइडलाइंस भी है। इस समय पर भी बहुत ज़्यादा लू हमें देखने को मिल रही है। तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में काफ़ी ज़्यादा उत्पाद मचाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश तक आधा रीजन, मतलब इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लू लगती हैं। क्लियर है?
तो देखो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीजें सही से समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत परेशानी हुआ करे तो नीचे कमेंट में पूछ लिया करो। क्लियर है? द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रिएटेड अ ड्राफ्ट पॉलिसी 2022 फॉर द सीनियर सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 41 विच एम फॉर टू फॉर्म द डायरेक्टिव ऑफ द वेलफेयर सिटीजन। तो देखो ये तमिलनाडु सरकार लेके आई थी। तो यहाँ पर था क्या, देखो आर्टिकल 41 कहता है कि लोगों को ये डीपीएसपी का पार्ट है, सॉरी लोगों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, एक सेकंड, सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 41। अब इसी के तहत यहां पर क्या है कि ना, देखो तमिलनाडु में क्या हो रहा है ना, यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स की जो संख्या है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सीनियर सिटीजन्स की संख्या बढ़ती जा रही है, युवाओं की संख्या घटती जा रही है, तो यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन काफी ज्यादा हो गए हैं। तो सरकार ये बिल लेकर आई थी जिसका बात कहना यह था कि जो रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है ना, जो रिटायर्ड पर्सन है उनको फिर से काम पर लाया जाए, और जितने युवा बच्चे हैं ना, युवा हैं, उनको ये प्रेरणा दें, उनको ये सिखाएं, उनको ये और स्किल्ड बनाएं, जिसके लिए ये यहाँ पर ये बिल लाया गया था। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, क्योंकि देखो भारत में ना सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग है ना वो केरल में है, केरल फर्स्ट नंबर पर है और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। ठीक है देखो इन्होंने ना अपनी पॉपुलेशन को काफी ज्यादा कंट्रोल किया है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनके जो राज्य का हेल्थ केयर सिस्टम है ना उसको काफी ज्यादा बढ़ाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग कम बीमार होते हैं, कम लोग मर रहे हैं, कम लोग मतलब ज्यादा मतलब लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है ना वो यहाँ की बढ़ चुकी है, तो लोग काफी ज्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज लाई गई थी। क्लियर है? अगला है कि व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो ये 30 नवंबर 2021 को लाया गया था। अगेन मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को शायद ना पता हो, करंट अफेयर से रिलेटेड मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये 2021 में आया था और 2024 के पेपर में पूछा गया है, तो क्या पूछ रहे हैं कोई आइडिया नहीं है। क्लियर? देखो अच्छा, एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो ये इन्होंने शूटिंग में जीता था लंदन ओलंपिक 2022 के बारे में। अच्छा, ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत ने सबसे पहले 1900 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। उस समय पे ही भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, भारत ने सबसे ज्यादा जो गोल्ड है ना वो हॉकी में जीते हैं। हॉकी में टोटल भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, और टोटल मिला के अगर हम बात करें तो टोटल भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, तो भारत ने आज तक सिर्फ 10 गोल्ड जीते हैं, 10 गोल्ड, जिसमें 8 हॉकी में जीते हैं, 1 जीता था अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है ना। शूटिंग में जीता था इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था, ये बीजिंग ओलंपिक जीता था। और ये जो इन्होंने जीता था ना, ये भारत की तरफ से जीतने वाले पहले इंडिविजुअल तौर पे गोल्ड किसी अगर व्यक्ति ने जीता था तो अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था। ठीक है, इससे पहले आम लोगों ने मतलब हॉकी में तो जीते ही हैं, 8 जीते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखो 9 हो गए, और 1 जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता था, और ये जीता था उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता था, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर जीता था। ठीक है, भारत ने अगर हम बात करें भारत के टोटल मेडल्स की, तो भारत ने आज तक कितने मेडल जीते हुए, तो भारत ने टोटल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं और हमारे 9 सिल्वर मेडल हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर 22 जो है ना वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, अभी देखो 2024 में ओलंपिक्स हुए थे, तो कहाँ पर हुए थे अगर आप लोगों को याद हो तो बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताना नीचे कहाँ हुए थे, जिसमें देखो भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने 6 मेडल जीते थे टोटल। ठीक है, जिसमें 1 था सिल्वर मेडल और 5 थे यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है ना, सिल्वर किसने जीता था, तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता था, जिन्होंने भाला फेंकने में कितने मीटर का भाला फेंका था, तो 89.45 मीटर का भाला फेंककर इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 90 मीटर से ऊपर कुछ फेंका था और उनको मिला था गोल्ड मेडल। ठीक है, 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, मनु भाकर ने 2 जीते हैं, स्वप्निल कुसाले ने 1 जीता है। ओके, भारत की हॉकी टीम ने 1 जीता है। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है ना, और 1 जीता था अमन सहरावत ने। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। क्लियर है? तो ये 2024 की स्थिति है। ठीक है, चलो तो देखो आज के इंपॉर्टेंट 25 सवाल हो गए हैं। यहाँ पर एक और शिफ्ट हम लोगों ने खत्म कर दी है, 36 में से 2 शिफ्ट हो चुकी हैं, धीरे धीरे करके हम लोग सारी शिफ्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कैसी लग रही है आप लोग को सीरीज, और अगर आप लोग को अगर कमेंट और सुझाव कोई हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।